बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरी नई वीडियो के साथ मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, कुरुल्श उस्मान की किस्त नंबर 87 ने मद्दाहों को हिला कर रख दिया। अगर हम तारीख एक तरफ करके और ये भूल कर कि ये कोई तारीखी ड्रामा है इसे देखें तो फिर ये किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भाई का भाई पर एतमाद और उसे बचाने की कोशिश। इतने मुश्किल हालात में अपने प्यारों के मौत के बार बार खबर सुनकर भी उस्मान बे का हवास बहाल रखना, इवाज बेग की शानदार शख्सियत और किरदार जिसने सिर्फ 5 मिनट में ही शायकीन का दिल जीत लिया, कि मौत को अपने पीछे देखते हुए भी इत्मीनान से नमाज अदा करना, और इब्राहिम फकी जैसा मजबूत विलन। लेकिन अगर आप इसे सल्तनत उस्मानिया के क़याम की तारीख समझकर देखेंगे तब आप मायूस होंगे, क्योंकि इसका पहला सीज़न उस्मान और बाला के लव अफेयर पर था। दूसरे सीज़न के आगाज़ में एक फतह और आखिर में एक फतह दिखाई गई, और दरमियान के तमाम सीज़न में मुसलसल शिकस्तें, ट्रैप्स और गद्दारियाँ थीं। और अब इस तीसरे सीज़न में फिर वही ट्रैप्स और गद्दार और जो भी उस्मान के करीब है उसकी मौत दिखाई जा रही है। लेकिन नाज़रीन इकराम, परेशानी की बात ये नहीं है कि किरदार क्यों ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी ड्रामे में अदाकार तो आते जाते रहते हैं। परेशानी की बात यह है कि पहले गोंचा और बोरान की स्टोरी लाइन ख़त्म की गई, फिर गोकतुक और हेरा की बारी आई, फिर मारी और तुर्गुत की जोड़ी टूटी, और अब आकचा एल्प और दाऊद उस्ता की जोड़ी, जो कि सल्तनत उस्मानिया की फतूहात के लिए हथियार बनाने के लिए बनाई गई थी, वो ख़त्म कर दी गई है। यानी कि जिस अदाकार के लिए भी हमारी पसंदीदगी बढ़ जाती है या फिर इसके साथ एक जज्बाती ताल्लुक कायम हो जाता है तो वो किरदार फिर ख़त्म कर दिया जाता है। यानी कि कुरुल्श उस्मान का किरदार, चाहे वो तारीखी हो या फिर फर्जी, इससे फैमिली जैसी फीलिंग नहीं आती जिस तरह दिल शारतुल में आती थी। आप लोग याद करें, जब गोकचे मरी या फिर दोआन, तो ऐसे किरदारों की मौत पर किस तरह दुख हुआ था, और हमें इसीलिए गुस्सा आ रहा है कि आकचा से फैमिली जैसी फीलिंग आने लगी थी तो वो मार दिया गया। और आकचा एल्प की मौत ने मद्दाहों को बड़ा परेशान किया है, और मुझसे मेरे चैनल के नाजरीन ये गिला कर रहे हैं कि आप तो कह रही थी कि ये वही तारीखी आकचा खोजा है, लेकिन इसे तो ड्रामे में ख़त्म कर दिया गया है। तो नाजरीन इकराम, इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगी। स्क्रीन पर आप लोग जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये दिसंबर की है, जब ये अदाकार ड्रामे में पहली बार एंटर हुआ था। इस अदाकार का असल नाम बातुहान बोसकुर्त है, और आप लोग देखें कि इसने इस तस्वीर में आकचा खोजा का हैशटैग इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि तारीखी आकचा खोजा ही था। और इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आजकल घुड़सवारी की ट्रेनिंग ले रहा था। तो अब समझ नहीं आती कि ऐसा क्या हुआ कि इस किरदार को एकदम ख़त्म कर दिया गया। जैसे इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं इसे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आकचा चुबान का किरदार ख़त्म होने पर एकदम बहुत बड़ा शौक इसलिए लगा क्योंकि अभी तक तो सिर्फ शेख हैदर अली का किरदार ख़त्म होने की खबर मिली थी, लेकिन एकदम से आकचा नामी ये किरदार जिस तरह ख़त्म हुआ इसकी उम्मीद तक न थी, क्योंकि हम आकचा का यह किरदार मुस्तकबिल में आगे चलता देख रहे थे। प्लानिंग, इंटेलिजेंस, नित नए हथियार बनाने की महारत और नक्शा नवीसी, ये सब खूबियाँ इस किरदार में थी, और ये वही महारतें थी जिनकी उस्मान बे को ज़रूरत है। और हमें ऐसा लग रहा था कि दाऊद उस्ता और आकचा की ये जोड़ी एक बूढ़े शख्स के सालों के तजर्बे और एक नौजवान के जोशो जज्बे और महारत का कॉम्बिनेशन होगी। लेकिन महमद बोजदैक के नज़दीक असल आकचा खोजा ये नहीं था जैसा कि हमने सोच लिया था, और जिस तरह नया तुर्गुत और नया कॉनर लाया गया है तो शायद इसी तरह असल आकचा भी लाया जाएगा। और इस आकचा चुबान की मौत के बाद इसकी स्टोरी लाइन ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसी आकचा ने एनागोल की फतह के मुतल्लिक तमाम नक्शे, हिकमत अमली और हथियार तैयार किए थे, इसलिए वो सब हथियार और मंजनीकें सब ख़त्म कर दी गई हैं। और एक सीधा सादा सा नौजवान जिसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं थी, और वो आम लोगों से बढ़कर अपने मकसद के लिए डट जाने वाला था, तो जिस राइटर ने भी ये किरदार तख्लीक किया है इसे दाद देना बनती है। और नाज़रीन इकराम, पहली बार कुरुल्श उस्मान की तारीख में अगली किस्त का ट्रेलर अब तक रिलीज नहीं किया गया, और शायकीन इस बारे में परेशान है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुरुल्श उस्मान की अगली किस्त अगले हफ्ते रिलीज ही ना हो। तो मद्दाहों को कहना चाहूँगी कि इस बारे में परेशान मत हो, क्योंकि किस्त नंबर 88 का पहला ट्रेलर ना रिलीज होने का ये मतलब नहीं है कि अगली किस्त मुलतवी कर दी गई है। ये अपने वक्त पर आएगी, और इसका पहला ट्रेलर जुमे या हफ्ते के दिन रिलीज हो सकता है। और ट्रेलर रिलीज ना होने की वजह यह है क्योंकि ड्रामे की शूटिंग कई वजूहात की वजह से रोक दी गई है। पहली वजह यह है कि तुर्की में इस वक्त मौसम ख़राब है और बर्फबारी का तूफान आया हुआ है, तो इसलिए शूटिंग रोक दी गई। दूसरी वजह यह है कि कुरुल्श उस्मान के अमले के कुछ अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, और अदाकारों में जिसे इस वक्त कोरोना हुआ है वो है मलून खातून, तो इसलिए शूटिंग रुकी हुई है। और अब बात करते हैं उस्मान बे की नाकामियों की, जो कि हम कई किस्तों से देख रहे हैं। यानी कि उस वक़्त जब आलिम शाह से मुश्किल से जान छूटी और कलों पर हमलों का प्लान भी बन चुका, सुल्तान मसूद भी उस्मान से मिलकर तमाम गलत फहमियाँ ख़त्म कर चुके हैं, और गेहातों का ख़तरा भी टल गया,
اور دوسری طرف مائیکل کوسس بھی عثمان بے کا اتحادی اور نکولا کا مخالف بن گیا۔ تبھی ایک زلزلہ آیا اور ایسا لگا کہ جیسے عثمان بے پھر سے ایک دم زمین پر آ گرے ہیں۔ یعنی سعود میں ایک ایسا دشمن داخل ہو گیا جس نے یہاں سلیپر سیلز چھوڑ رکھے تھے، اور پھر انگلی کی ایک حرکت سے اس نے یہ سب تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی بوزدیک دکھانا تو یہی چاہتے ہیں کہ عثمان بے کے کتنے برے اور شیطانی دشمن تھے، اور فتوحات حاصل کرنے سے پہلے عثمان بے ان سے کیسے نپٹے۔ لیکن ناظرین کرام، تاریخی کرداروں کو ختم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا محمد بوزدیک کی تاریخ میں اصل کرداروں کی گنجائش نہیں ہے؟ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ڈرامائی موڈ کسی بھی سیریز کے سسپینس میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن شیخ ادب علی کے کردار کو مارنے کی کیا لاجک ہے؟ کیا اب شیخ ادب علی بھی دوسرا لایا جائے گا؟ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ شیخ ادب علی کا کردار ختم کر کے درسن فقی کو ان کی جگہ دی جائے گی، اور تاریخ میں جو کردار شیخ ادب علی نے سلطنت عثمانیہ کے لیے ادا کیا تھا وہ درسن فقی ادا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان سب کرداروں کو ایک ساتھ اسکرین ٹائم دینا زیادہ مشکل تھا، تو اس لیے کردار ختم کیے جا رہے ہیں۔ اور جس حساب سے کہانی چل رہی ہے اس طرح تو سیزن 4 سے سیزن 6 تک فتوحات ہوں گی، کیونکہ سیزن 3 میں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف غداروں سے ہی مشکل سے پیچھا چھوٹے گا۔ اور ناظرین اکرام، برکن بے نہایت خطرناک دشمن ہوگا، عالم شاہ سے بھی زیادہ خطرناک، جبکہ دوسری طرف عثمان بے بھی ایک عام انسان ہی ہے، کوئی سپر ہیرو نہیں ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر غدار ملہن کے قبیلے سے کیوں نکل رہا ہے؟ پہلے ملہن کی خادمہ، پھر بہادر بے، اور اب سالبے اور برکن بے۔ لیکن انہی غداروں کو پکڑنے میں عثمان بے جس طرح حکمت عملی سے کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے، اور گندوز نے قید سے فرار ہو کر وہی کام کیا جو اس نے درل شارترول میں کیا تھا۔ یعنی کہ گندوز کو نہیں پسند تھا کہ چپ چاپ الزام برداشت کر لے، اور گندوز کو یوں چھپانا یقیناً غداروں کو نکلنے پر مجبور کر دے گا۔ اور ناظرین اکرام، کیا آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ درلش میں زیادہ تر فکشن تھا، مگر مداحوں نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ تاریخ کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ لیکن کرولش عثمان میں ہم لوگ تو ایک طرف، ترکی کے لوگ بھی اس پلاٹ پر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو ترکی کے لوگ عثمان بے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ ایرترول کے متعلق تاریخ 6 یا 7 صفحات سے زیادہ کی نہیں تھی، لیکن عثمان بے کے متعلق کافی تاریخ دستیاب ہے، اس لیے محمد بوزدیک کو مارجن نہیں دیا جا رہا۔ دوسری بات یہ کہ کرولش عثمان کی ان غلطیوں کا اثر داستان پر بھی پڑ رہا ہے۔ آپ لوگ نوٹ کریں کہ جیسے ہی کرولش عثمان کی ریٹنگ بڑھتی ہے تبھی داستان کی ریٹنگ بھی بڑھتی ہے، اور اب پچھلی 3 سال سے کرولش کی ریٹنگ کم ہونے کے ساتھ ساتھ داستان کی ریٹنگ بھی گر رہی ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو ایل پرسلان بہتر جا رہا ہے، جو کہ کچھوے کی طرح آہستہ آہستہ مستقل کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ محمد بوزدیک کو اس طرف توجہ ضرور دینی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔